Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी, एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और चलनी भी चाहिए। अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए करंट अफेयर्स के कुछ नए इश्यूज मुद्दों के साथ जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि आप इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएंगे, इवन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रीलिम्स से लेकर मेंस प्लस इंटरव्यू तक क्या होता है, करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सभी एग्जाम्स में। अगर आप देखते हैं तो नॉट ओनली इन पीसीएस और यूपीएससी, इन एवरीवेयर, इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो क्या होता है, करंट से क्वेश्चन श्योर आते हैं, है ना। और पीसीएस की बात करें तो इसमें करीब करीब आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ है, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो दिए भी होंगे और मेंस की तैयारी में लग भी गए होंगे। तो आपने देखा होगा कि वहां पर कितने क्वेश्चन आए हैं, अप्रॉक्स करंट से कितने क्वेश्चन हैं, करंट करंट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, करीब करीब 35 क्वेश्चन करंट सेक्शन से आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हो, मेंस क्वालिफाई करना हो और इंटरव्यू यानी फाइनल सिलेक्शन लेना हो, तो करंट के साथ लगातार जुड़े रहिए। क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है, करंट के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। और जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनको मैं स्पेशली बता दूं कि इस करंट वाले सेक्शन से आपकी प्रीलिम्स को अगर क्वालिफाई करना है तो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस 40 क्वेश्चंस को क्वालिफाई करने के लिए आप 40 मिनट्स एवरीडे करंट वाले सेक्शन को दें। ओके, तो इससे आपकी प्रीलिम्स नहीं रुकेगी, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स और देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज है आज हमारे पास, कौन कौन से मुद्दे हैं। और इन इश्यूज के बाद हम लोग एमसीक्यूज भी अटेंड करेंगे। एमसीक्यूज कहाँ से होगा, जो मैं इश्यूज करवाऊंगी उससे रिलेवेंट आपके एमसीक्यूज होंगे। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने जिस मुद्दा को पढ़ा है आखिर उस मुद्दे से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, एक तैयारी करने की एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि करंट में कैसे पढ़ना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इश्यूज क्या है हमारे पास। ऑपरेशन करुणा। ओके, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा क्या है? सबसे पहले इसका संबंध किससे है ऑपरेशन करुणा का? तो इसका संबंध है चक्रवात मोचा आया हुआ था म्यांमार में, है ना। चक्रवात मोचा म्यांमार, जो इसने क्या किया, बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों को इसने प्रभावित किया है। तो ऑपरेशन करुणा के तहत क्या किया गया कि जो भारतीय नौसेना थी, ठीक है, भारतीय नौसेना के 3 जहाज, ओके, को कब, तो 18th में एंड एक जहाज और थी, एक जहाज को कब, 19th में, 19th में भारतीय नौसेना की 3 जहाज को 18 तारीख को और एक जहाज जो एक और थी उसे 19 तारीख को क्या किया गया, राहत सामग्री, भारतीय नौसेना के जहाज को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन करुणा चलाया गया। ओके, इसी के तहत, इसी ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री को क्या किया, भारतीय नौसेना ने क्या किया, 3 जहाज यानी कुल मिलाकर के अपने 4 जहाज के द्वारा राहत सामग्री कहां पहुंचाई, इसने म्यांमार में पहुंचाया। तो उस ऑपरेशन का इसने क्या नाम दिया, ऑपरेशन करुणा। आपको पता ही, अगर कहीं फ्लड आता है, कहीं कुछ इस प्रकार की, कहीं फ्लड आ जाए या कहीं पर कोई चक्रवात आ जाए, कोई तूफान आ जाए, तो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ जो है मदद दी जाती है, निर्देश देते हैं। तो भारत ने भी क्या किया, म्यांमार को ये एक मदद पहुंचाया, किसके द्वारा, तो इसने भारतीय नौसेना के 3 और एक, मतलब 2 अलग अलग तारीख में गई थी, 3 18 तारीख को गई है और 19 तारीख को एक जहाज गई, टोटल 4 जहाज के द्वारा इसने क्या किया, ऑपरेशन करुणा चला करके म्यांमार को सहायता पहुंचाई है। अब म्यांमार को सहायता क्यों पहुंचाई, क्योंकि वहां पर चक्रवात कौन सा आया था, चक्रवात
मोचा आया हुआ है। आप कहीं कहीं इसका देखेंगे, कहीं कहीं आपको मोखा भी मिलेगा। ओके, कहीं आपको मोखा भी मिलेगा। ये इसकी स्पेलिंग है MOCHA। ओके, MOCHA। कहाँ आया हुआ था ये? म्यांमार। तो इन लोगों ने क्या किया, म्यांमार के यंगून में भिजवाया है, म्यांमार के यंगून में। ओके, अब चक्रवात मोचा जो है वो उत्तर हिंद महासागर में, उत्तर हिंद महासागर में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। और एक चीज इसके साथ ध्यान रखिएगा कि इस साल यानी 2023 में ये चक्रवात जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये पहला चक्रवात है ना। जैसे क्या होता है कि कोई ना कोई चक्रवात अब आने का सिलसिला शायद शुरू हो जाए, एक चक्रवात अभी आई, फिर कब पता नहीं किसी और नाम से ना, साल में करीब करीब आप देखेंगे तो 2 से 3 चक्रवात आ ही जाता है। तो ये आपका पहला चक्रवात है। ओके, तो चक्रवात को जब पढ़ते हैं कि कौन सा चक्रवात कहाँ के किस तट से टकराया है, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि 2023 का ये प्रथम चक्रवात है, प्रथम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो कि कहाँ किसे प्रभावित किया है? म्यांमार को और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को। तो बेसिकली आप म्यांमार का नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये अधिक प्रभावित हो चुका है। ओके, कौन सा चक्रवात आया था? मोचा, मोचा के नाम से है, ठीक है। और यह उत्तर हिंद महासागर का ये क्या है? पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि ये जो म्यांमार है, ठीक है, हम लोग जब देख ही रहे हैं तो म्यांमार को थोड़ा सा देख लेते हैं कि म्यांमार के साथ कितने, भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ज्योग्राफी में ये पूछ ले, क्योंकि करंट में क्या करता है, करंट की चीजों को अगर लगता है कि कोई ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट बन रहा है तो उसको वहां पे उठा लेता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो आपको करना क्या है, यहाँ जोड़ना है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने देशों की सीमा जुड़ती है? म्यांमार के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श। ओके, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श? तो यहां पर याद रखिएगा, एक में आप लोगों को अरुणा मामी, इससे क्या होगा आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि क्या कोड, एक कोड है ये अरुणा मामी, इससे आप भूल नहीं पाएंगे कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, मैं इसे थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाए। अरु, अरु स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ओके, ना यानी नागालैंड, नागालैंड। एंड मिजोरम, मणिपुर। तो कितने हो गए? ये कितने हो गए? यहाँ पे आप बेहतर होगा यहाँ पर आप 4 लिख लें, ठीक है। इससे आप बेहतर होगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पर ये 4 यहाँ लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा। म्यांमार कितने? 4 राज्य। ओके, ये 4, म्यांमार कितने हो गए? ये 4 राज्य हो गए। इसको आप यहीं पर इस तरह से कितने, तो भारत के 4 राज्यों की सीमा क्या करती है? म्यांमार का साझा सीमा स्पर्श करती है अरुणा मामी, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ओके, ऑपरेशन करुणा किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन करुणा चक्रवात मोचा आया हुआ है म्यांमार में, तो वहां पर भारतीय नौसेना के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा
चलाया गया है। अब म्यांमार की सीमा कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, कितने राज्यों के साथ, सॉरी, भारत के कितने राज्यों के साथ, तो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ओके, और ये पहला 2023 का यह पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आया हुआ है। दैट्स इट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में रहते हैं स्क्रीनशॉट, है ना, ले लें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इससे अभी इसी सप्ताह में हम लोग थोड़ा आसान हो जाएगा करंट को पढ़ना, याद रखना, पढ़ने से ज्यादा याद रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसी वीक में बताया था, एक ऑपरेशन समुद्रगुप्त बताया था, है ना, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने क्लास में करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उससे क्या होगा, एक बार आप लोगों को फिर से रिकॉल हो जाएगी, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। याद है किसी को ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्यों चलाया गया था? चलिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त देख लेते हैं किस लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ओके, चलिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त है, ठीक है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। इस नाम से कुछ पता चल रहा है, इस नाम से कुछ पता चल रहा है, इसे मैं अगर थोड़ा सा हिंट कर दूं तो शायद आप लोगों को बहुत रटना ना पड़ेगा। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इस वर्ड में ही आपको समझ में आना चाहिए कि समुद्र का मतलब क्या होता है। समुद्र होता है, समुद्र का मतलब तो समुद्र ही होता है, क्या होगा, है ना, समुद्र का मतलब समुद्र होता है, और गुप्त का मतलब छुपा छुपा कर कुछ करना, कुछ गुप्त रूप से करना। ओके, तो यह जो समुद्रगुप्त है, ये समुद्र में ही चलाया गया ऑपरेशन है, इसलिए क्या बोला गया, इसे समुद्रगुप्त, उससे मिलता जुलता नाम रख दिया गया। समुद्र में छुपाया गया कुछ चीजें हैं जिसका ऑपरेशन करके निकाला गया है। अब वो चीजें क्या है, तो समुद्रगुप्त जो है, ये जो आपकी नशीली पदार्थ होती है, लाइक हीरोइन हो गया, इस तरह से जो नशीली चीजें होती हैं, उसकी तस्करी को रोकने के लिए समुद्र में, समुद्रगुप्त क्या है, समुद्र के द्वारा, समुद्र के रास्ते से ही होता था, तो समुद्र के रास्ते नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया है, ठीक है, नशीली पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। यह स्टार्ट कब हुआ था, यह लास्ट ईयर यानी 2022 में इसका इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था, जो कि फरवरी 2022 में बलूचिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जो नशीली पदार्थ आ रही थी उसे पकड़ा गया। फिर अक्टूबर 2022 में गुजरात के तट से भी ईरानी नौका को पकड़ा गया था। तो इस प्रकार से इस ऑपरेशन में करीब करीब गवर्नमेंट को कितने 40 करोड़ रुपयों का क्या हुआ है, तस्करी जो नशीली पदार्थ प्राप्त हुई, कितने रुपए की, 40 करोड़ रुपए की, 40 करोड़, 40,000 करोड़। ओके, इतने रुपए की गवर्नमेंट को क्या मिली थी, नशीली पदार्थ जो है इतने रुपए की मिली थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपके पास इस सप्ताह के 2 ऑपरेशन हैं, इस सप्ताह के यानी मुश्किल से मंडे टू आज सैटरडे है, इन 6 दिनों के बीच के 2 ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एक ऑपरेशन आपका समुद्रगुप्त हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा ऑपरेशन कौन सा हो गया, मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया, दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, करुणा। ओके, ऑपरेशन करुणा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास कौन सा है, वर्ल्ड फूड इंडिया। ओके, क्या है ये, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 देख लेते हैं, इसमें क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो आयोजन है, क्वेश्चन में पूछेगा इसका आयोजन कहाँ किया गया है या कब किया गया। ओके, कहाँ किया जाएगा, कब होगा, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कब आ रहा है, अगर हो चुका होगा तो पूछेगा कि कहाँ किया गया है या कहाँ होने वाला है और कब। तो याद रखिएगा यह आपका कब हो रहा है, 3 से 5 नवंबर 2023, है ना, 3 से 5 नवंबर, इस साल 3 से 5 नवंबर के बीच में कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया कब आयोजित किया जा रहा है, नवंबर 2023 में,
कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? थर्ड क्वेश्चन। यहाँ से तीन तीन क्वेश्चन बनेंगे। मैं जहाँ पे रेड पेन से अगर राउंड अप करूँ तो सोचिए कि वहां से क्वेश्चन बनता है या बनाने की संभावनाएं होती है। बनता है डायरेक्ट बोलना तो गलत होगा, बनाने की संभावनाएं होती है, तो इसलिए मैं वहां पे क्या करती हूँ, आप लोगों का एक रेड साइन दे देती हूँ क्वेश्चन, ताकि समझ में आए कि इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। ओके, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारसी। पशुपति कुमार पारसी। ओके, ये हैं पशुपति कुमार पारसी। चलिए, अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है, ये कौन सा एडिशन है? ये कौन सा? इसके दो एडिशन हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो इसका हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड फूड इंडिया कब हुआ था? 2017 में। 2017 में। और ये कौन सा है? ये आपका सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड है ये सेकंड याद रखिएगा, ये सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया है, जो कि 2023 में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, दैट्स इट, इतना। अब हम इसके लिए थोड़ा सा इसके क्या देख लेते हैं कि इसको क्यों, यह जो वर्ल्ड फूड आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। ओके, किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है, उसके उद्देश्य को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ओके, के उद्देश्य को देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मोटे अनाज को इस बार क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है, मोटे अनाज को, है ना। तो मोटे अनाज को क्या किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ओके, मोटे अनाज को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में। इसके साथ ही वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को क्या करना है? इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को साथ लाना है। ठीक है, वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को साथ लाना, ओके, मोटे अनाज को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कल की क्लास में भी मैंने बताया था, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह जो है यूएन के द्वारा क्या किया जा रहा है? इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। ओके, यूएन किसको मान रही है? 2023 को यूएन के द्वारा। ओके, एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, इसी सप्ताह की वो, ये इंपॉर्टेंट है, या तो वो इकोनॉमिक्स में पूछ ले, या ज्योग्राफी में पूछ ले, या इसे करंट में पूछ ले। ये तीन सेक्शन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर करंट। देख लीजिए यहाँ पर, ये तो आपके हो गए करंट वाले। ठीक है, अब यहाँ से ज्योग्राफी में क्या पूछ सकता है? ज्योग्राफी में पूछ सकता है, कल की क्लास मैंने आप लोग को बताया था, उत्तराखंड, एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके उद्देश्य को ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य है किसके? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उद्देश्य है ये। अब उत्तराखंड
अन्न, बाजरा महोत्सव, है ना, का समापन कहाँ किया गया था, का समापन कहाँ किया गया था, तो यह आपका देहरादून में हुआ था। देहरादून में, ये ध्यान रखिएगा, देहरादून में हुआ है। उत्तराखंड अन्न यानी बाजरा, अन्न क्या है, बाजरा महोत्सव, इसका भी मोटो वही है कि मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, इसीलिए मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ देखना ये है कि मैंने कहा ना भी आपको कि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वह यह कि बाजरा के प्रोडक्शन में, आप उसे इकोनॉमिक्स में ले लें या ज्योग्राफी में ले लें, बाजरा का प्रोडक्शन जो है भारत में सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है, सर्वाधिक प्रोडक्शन, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बाजरे का, राजस्थान, राजस्थान नंबर 1 पर है, राजस्थान, ओके, करीब करीब 28.6% है राजस्थान में। सेकंड पोजीशन पे कौन है, कर्नाटका, कर्नाटक, ओके, एंड थर्ड पोजीशन पे कौन है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि जब भी आप लोग भी करंट पढ़े तो कुछ इस प्रकार से पढ़े, और नॉट ओनली इन करंट, इन एवरी सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, अगर हिस्ट्री भी लगता है कि कुछ मैंने अभी पढ़ा, पीछे की कुछ चीजें जोड़ सकते हैं तो जोड़ के उसे पढ़ा कीजिए। क्वेश्चंस आप देखते हैं मेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको जोड़ के ही लिखना होता है ना, उसके बीच एक तारतम्यता बैठा के लिखनी होती है। तो इस प्रकार से अगर आदत डालेंगे तो आपको ये इसका जो बेहतर रिजल्ट दिखने को मिलेगा, आफ्टर सिलेक्शन आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हमारी स्ट्रेटेजी थी और इसका ये हमें फल मिला है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है हमारे पास। केंद्रीय खेल मंत्री ने 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफियां प्रदान की। एक्चुअली ये जो 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ना, ये वो हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं ले पाए थे, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा वो नहीं ले पाए, ध्यान रखिएगा, इसलिए उनको क्या किया गया है, जो हमारे खेल मंत्री हैं, कौन है, अनुराग ठाकुर है, उनके द्वारा इनको प्रदान किया गया है। खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री हमारे कौन है, केंद्रीय खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। हमेशा बोलती हूँ कि मंत्रालय को भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है, क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री तो हैं ही, इसके साथ साथ इनके पास 2 और मंत्रालय हैं। वो कौन कौन से मंत्रालय हैं, 2 और मंत्रालय हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मंत्रालय हैं 2 और, युवा, युवा मंत्री, ठीक है, या युवा मामले के मंत्रालय, आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं अगर शॉर्टकट में समझना हो तो युवा मंत्रालय, ठीक है, युवा मंत्रालय किसके पास है, वो इन्हीं के पास है, या शॉर्टकट में जैसा भी आपको लगे, अगर बोलेंगे तो मैं लिख दूंगी, मुझे लिखने में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, युवा मामलों के मंत्री या युवा मंत्री, जैसा भी आपको लगे, लाइए अगर थोड़ा भी लग रहा है तो लिख दो युवा मामले के मंत्री, चलिए लाइए लिख देती हूँ, ठीक है, अनुराग ठाकुर और युवा मामले के मंत्री या युवा मामले के मंत्री, आप समझ सकते हैं इसे, है ना, युवा मामले के मंत्री, प्लस और कौन सा है इनके पास, सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण, यानी एक तो एक खेल मंत्री हो गया, दूसरा ये 3 मंत्रालय अभी इनके पास है, ध्यान रखिएगा 3 मंत्रालय इनके पास है, 3 मंत्रालय, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आप लोग को अश्विनी वैष्णव के बारे में बतलाई थी कल कि उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज मैं एंड ऑफ द क्लास आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, अनुराग ठाकुर के पास ये मंत्रालय हो गए, इन्होंने अब क्या किया है, 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दे रहे हैं, है ना, तो देख लेते हैं कि वो 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन लोगों को दिया जा रहा है। तो भारतीय कौन है, निशानेबाज, भारतीय ये निशानेबाज हैं, कौन, अंजुम मौदगिल, ये कौन है, निशानेबाज है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाम अगर याद ना रहे तो ट्रिक ऐसे है, अंजुम मौदगिल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, अ से क्या है, अंजुम है, अ से अंजुम है और अ से
अर्जुन है। तो ये दो नाम शायद आपको याद रह जाए कि अंजुम मौदगिल अर्जुन पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट है हॉकी कोच। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है कि मैच में भी दे सकता है। हॉकी कोच कौन है? तो सरपाल सिंह, सरपाल सिंह, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों आप इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। दिवंगत टेनिस कोच हैं, दिवंगत यानी वो गुजर चुके हैं। दिवंगत, दिवंगत कौन है? दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब कब दिया गया है अर्जुन पुरस्कार? इनको 2019 में दिया गया है। हॉकी कोच सरपाल सिंह को 2021 में दिया गया है। हो सकता है आपसे ईस्वी पूछ ले कि किस ईस्वी में कौन सा दिया गया है। और दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार को 2020 में दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये तो दिवंगत हो चुके हैं, तो ये पुरस्कार लेंगे कैसे? तो इनकी पोती, इनकी कौन है? पोती। ओके, मैं यहाँ पे पोती, इनकी पोती शिवानी, शिवानी मीरचंदानी, मीरचंदानी, शिवानी मीरचंदानी, ठीक है, इनकी पोती शिवानी मीरचंदानी को दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब हमें थोड़ा सा देखना है कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में है। तो ये खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, जो पिछले 4 साल के जो ड्यूरेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस दिए होंगे उन्हें क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसका क्राइटेरिया ये है, अर्जुन पुरस्कार की ये क्राइटेरिया है, अर्जुन पुरस्कार की क्या है? यह क्राइटेरिया है कि 4 साल की अवधि में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और दूसरा है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, तो इसलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है, प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य गुरु थे, उसी से याद रखिएगा हमेशा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि द्रोणाचार्य यानी प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। ट्रेनर होंगे, बेस्ट ट्रेनर होंगे, उनको दिया जाएगा खेलकूद में। ये दोनों क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी ये स्लाइड जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कौन सा इश्यूज अब हमारे पास है। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया कर्नाटक के क्या है? ये नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बस ये नाम ध्यान रखिएगा, सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। करीब कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 224 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हालांकि इतना डीपली नहीं जाएगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब यहाँ याद ये ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री आर्टिकल, पॉलिटी में क्वेश्चन बन सकता है, किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल कौन सा है जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 164 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती। कौन करता है? राज्यपाल करता है। बहुमत दल के नेता को वो क्या करता है? सीएम बनाता है। तो सिद्धारमैया को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये इनका ये सेकंड टाइम बन रहा है, ये सेकंड टाइम। इससे पूर्व ये कब बने थे? इससे पहले ये कब बने थे? इससे पूर्व में ये कब बने थे? पूर्व में 2013 से लेकर 2018 तक, ठीक है। ये सीएम क्या हुआ है? सीएम रह चुके हैं, ये सीएम रह चुके हैं। पूर्व में 2013 से 18 तक ये सीएम रह चुके हैं। ये दूसरी बार सीएम बने हैं, ठीक है। सिद्धारमैया क्या है? दूसरी बार ये सीएम बनाया गया है। आर्टिकल मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब कर्नाटक का यहाँ पर एक चीज मुझे ये बताएं कि कर्नाटक का जो बाजरा का प्रोडक्शन है वहां पर इसकी कौन सा स्थान है? कर्नाटका का बाजरा का प्रोडक्शन में, भारत में जो बाजरा का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें कर्नाटका किस पोजीशन पर है? 4th है, 5th है, 3rd है, 2nd है, किस पोजीशन पर है? तो कर्नाटका जो है बाजरा के प्रोडक्शन में वो 2nd पोजीशन में है, ठीक है। इस तरह से जोड़ जोड़ के हमेशा चीजों को याद कीजिएगा। तो
आप लोगों को भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी, बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगी। और एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शंस देख के भी बहुत बार चीजें क्या होती है, लगता है कि कुछ हमने पढ़ा है तो याद आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी कीजिए। थोड़ी मेहनत जरूर पड़ती है पीछे की चीजों को रिकॉल करने में, लेकिन वो एग्जाम में बहुत कारगर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा मुद्दा है हमारे पास। अमेजन वेव सर्विस यानी वेव AWS, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेव सर्विस 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बिलियन, 12.7 बिलियन डॉलर के निवेश करने की योजना बना रहा है। कौन? अमेजन। आप लोगों को ये पता है कि ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक टिस्को है, इंफोसिस है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना काम कैसे करती है, कभी सभी क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, तो वहां पर बहुत सारे सर्वर की जरूरत पड़ती है, राउटर की जरूरत पड़ती है ना। और ये तो चलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ अगर छोटे उद्योग भी अगर है, स्टार्ट किए हैं अपना, अगर कोई स्टार्टअप भी लेकर के चल रहा है तो उन क्या करेंगे, उनको भी जरूरत पड़ेगी। अगर छोटे उद्योग कोई स्टार्ट कर रहा है तो क्या होगा, अगर छोटे तबके से स्टार्ट कर रहा है और अगर वहां पर वो ढेर सारा राउटर से यूज करना पड़े या सर्वर की जरूरत पड़ जाए तो कैसे करेगा। क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, सपोज ये एक छोटा सा रूम है, मैं आप लोग के पास एक क्लास ले रही हूँ, छोटा सा रूम है और इसमें कोई अपना स्टार्ट कर दिया, या सपोज मैं क्लास ही ले रही हूँ और मुझे ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पे करीब 5-6 सर्वर की जरूरत हो गई या राउटर की जरूरत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि उस जरूरत में मुझे यहाँ पर 24 आवर्स उसके लिए एक एसी रखना होगा, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, खर्च बहुत बढ़ जाएगा और फिर इसकी ये गारंटी नहीं है कि पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, है ना। छोटे जो उद्योगपति ये सोचते हैं कि नहीं नहीं पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। और ये तो उनका इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसे आए या ना आए, लेकिन आपको इसमें तो इन्वेस्ट करना है, तभी तो आप अपना जो सोच रहे हैं कि हाँ हमें इस काम को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो क्लाउड किस चीज को बोला गया है, इसे ही क्लाउड बोला जाता है, इसे ही क्लाउड बोला गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, खर्च बहुत अधिकारी है, खर्च तो बहुत अधिकारी है। तो इसके लिए क्या किया गया, बोला कि नहीं, एक क्लाउड कंप्यूटिंग जो किया गया कि एक ही जगह सर्वर, हम लोग क्या करते हैं, एक केबल लेते हैं, सिस्टम में कनेक्ट किया और हमारा सब कुछ प्रोग्राम चलने लग जाता है। इससे क्या होता है कि हमें ना तो बिजली की कोई चिंता है कि 24/7 होनी चाहिए, ऐसा है। बस इसके लिए एक जो सबसे जरूरी है वो हमारे पास इंटरनेट तो होना चाहिए, है ना। इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट हम लोग क्या है, अगर हम लोग अपने यूज के हिसाब से है, मंथली कोई 500 पे करता है, कोई 1000 पे करता है, कोई 300 भी पे करता है, जो जिस तरीके से यूज कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम ये सारी चीजों को सुविधा अपने घर पे रखेंगे तो हमारा क्या खर्च बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ही क्या किया गया, और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी, जैसे आप देख रहे हैं कि अमेजन क्या है, एक बहुत बड़ी वेब सर्विस है। इस तरह से अभी मार्केट में सबसे बेस्ट अगर बोला जाए टॉप पोस्ट में तो अमेजन वेब सर्विस ही है। इसने कहा कि नहीं, इससे क्या होगा, खर्च जो काफी लोग कैसे यूज कर पाएंगे, तो इसने कहा कि नहीं, एक जगह अगर क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है एक जगह रहेगी, तो इसलिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला कि उसमें डेवलपमेंट किया जाए, ताकि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो भी इसे, आजकल देखते हैं क्या है, लोग घरों में ऐसे क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस ले पाते हैं, अदरवाइज ये लेना मुश्किल हो जाता है ना। चलिए, तो यही अमेजन ने क्या किया है, अमेजन वेब सर्विस ने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन डॉलर निवेश करने का इसने एक प्लानिंग किया है। तो ठीक है, यह भारत में क्लाउड सेवा के ग्राहकों की बढ़ती जरूरत को, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है ना। डिजिटल स्टार्टअप्स नए नए, अब क्या कर, स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं, प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों की यूजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इसने बोला कि क्लाउड सेवा के जो ग्राहक है, जिनको ये सभी चीजें, बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे राउटर्स वगैरह चाहिए, तो इन सभी इस प्रकार के ग्राहकों की बढ़ती जरूरत को ये क्या करेगा, पूरा करेगा। ये समझ में आया? अगर आप में से किसी को भी लगेगा कि ये समझ में नहीं आया, इन केस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए स्पेशली 10 मिनट का क्लास जो है ले लूंगी। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी लेवल तक इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं।
अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इस तरह की चीजों को अवॉइड मत कीजिएगा, करके जाइएगा। अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा समझने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर समझ में आ जाता है। और मैं कोशिश करूंगी कि जिस तरह से मैंने अभी बताया है, तो इससे भी अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इससे भी एक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने शब्दों को और ऐसा एक मतलब इस प्रकार से बताऊं कि लगे कि हाँ कोई एक टेक्निकल वर्ड का यूज ना करके, है ना, उसे एक बहुत आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यह भारत में क्या है, यह भारत में क्लाउड सेवाओं के ग्राहकों की बढ़ती जरूरत को ये पूरा करेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा इसमें क्या है कि अमेज़न वेब सर्विस ने भारत में 2016 से लेकर 22 के बीच में, यानी इस 6 साल में उसने क्या किया है, 30,900 करोड़, या आप बोल सकते हैं 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था, 3.7। और अभी ये तो 2022 तक है। नेक्स्ट अब 23 चल रहा है, तो अगले जो ये 23 से 37 सालों में इसने क्या टारगेट रखा है कि यह 12.7 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर को उसने खर्च करने का ये टारगेट इसने रखा हुआ है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं हमारे पास क्या है। गुवाहाटी के 7 तीर्थ स्थलों को जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। तीर्थ स्थल कामाख्या मंदिर वही है ना गुवाहाटी में, तो इस प्रकार से अनेक तीर्थ स्थल जो है, सात सात तीर्थ स्थलों को क्या किया जाएगा, जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। और इस परियोजना को जल मार्ग है, यानी क्या करेगा, सागरमाला कार्यक्रम, सागरमाला कार्यक्रम के तहत 40 से 45 करोड़ की शुरुआती लागत से इसको विकसित किया जाएगा। कितना है, 40 से 45 करोड़, हो सकता है डिजिट पूछ ले। तो जल मार्ग, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी किसी चीज को जल मार्ग के द्वारा जोड़ा जा रहा है तो वहां पर सागरमाला आएगा। अगर रोड के द्वारा कनेक्टिविटी की जा रही है, सड़कों के द्वारा कनेक्टिविटी की जा रही है, तो वहां पर क्या आएगा, भारतमाला परियोजना आएगा। सागरमाला किसके लिए, इसका आरंभ कब किया गया था, सागरमाला का आरंभ हुआ था 2015 में। एंड भारतमाला, इसका आरंभ कब हुआ था, 2017 में। ठीक है, सागरमाला मतलब जल के रास्ते अगर कोई भी कनेक्टिविटी हो रही है जल के माध्यम से, और भारतमाला का मतलब अगर सड़कों के द्वारा कोई कनेक्टिविटी की जा रही है तो। ठीक है, जल के द्वारा यानी जितने भी तटवर्ती इलाके हैं उसका भी डेवलपमेंट को, उसकी भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, मतलब हो रहा है, बात की भी नहीं जा रही है, प्रोजेक्ट ही उसके लिए लेकर के लाया गया है। सागरमाला जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है तटवर्ती इलाकों में डेवलपमेंट होने के लिए, किसी प्रकार की, जैसे अब ये मार्ग को जोड़ेगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट ही तो होगा वहां पर। उसी तरह से भारतमाला में भी क्या करेगा, सड़कों के डेवलपमेंट के लिए है। ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। ओके, विश्व आर्थिक स्थिति, तो रिपोर्ट में क्या बोला, किसके द्वारा जारी किया गया है, यह यूएन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा है, यह यूएन द्वारा है, यूएन। ठीक है, विश्व आर्थिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्या है, संभावना रिपोर्ट है ना, हाँ, एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो यूएन के द्वारा ये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना बताया गया है, 2023 में जो अनुमान लगाया गया है 2023 में, वह करीब 5.8% का अनुमान लगाया गया है। एंड 24 में 6.7% के अनुमान रखी गई है भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय की। और अगर हम वैश्विक परीक्षण बात करें विश्व की अर्थव्यवस्था में, तो 2.3% एंड 24 में 2.5% रखा गया। अगर फिच रेटिंग्स की जो आती है रिपोर्ट, उसके अनुसार कितना रखा गया है, 6%, 2000 फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, फिच रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स इसने कितना बताया है, 2023-24 में कितना बताया है, 6% जीडीपी, करीब करीब इसने बताया 6% जीडीपी। ओके, चलिए, बस इतना ही, इसमें ज्यादा और कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अनुमान है तो हो सकता है डाटा तो चेंज होते रहती है, अनुमान है ना, क्योंकि ये। चलिए नेक्स्ट, अर्जुन राम मेघवाल नए कानून और न्याय मंत्री बने हैं।
कौन बने हैं? अर्जुन अर्जुन राम मेघवाल क्या बनाए गए हैं? नए कानून और नए मंत्री बनाए गए हैं। ओके, नए कानून और नए मंत्री बनाए गए हैं। अब नए कानून और नए मंत्री किसकी जगह किसका स्थान लेंगे? किसका स्थान लेंगे? तो ये किरण रिजिजू का स्थान लेंगे। किरण रिजिजू का स्थान लिया है, जिन्हें क्या बनाया गया? किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। ध्यान रखिएगा, किरण रिजिजू पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि नए कानून और नए मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल का नाम ध्यान रखिएगा। और किरण रिजिजू को कौन सा मिला है मंत्रालय? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको दिया गया है। यह किरण जो अर्जुन राम मेघवाल हैं 2009 से राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से ये लोकसभा के सदस्य हैं। लोकसभा के 2009 से बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं क्या हमारे पास। अर्जुन राम मेघवाल नए कानून न्याय मंत्री बने हैं। इसके साथ ही जो मंत्रियों का जो चेंज किया जाता है ना, तो ये क्या है, जो मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मंत्री परिषद आर्टिकल 75, आर्टिकल कौन सा है? 75। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है ना, जब मंत्रियों के कुछ अगर मंत्रालय को चेंज किया जाता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ लेता है कि अच्छा मंत्रालय चेंज हुआ है तो मंत्री परिषद किसके प्रति है। इसलिए यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे मैंने मतलब लिख दिया है कि 75 मक्या में क्या है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। एक मंत्री राष्ट्रपति के इच्छा तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर विभागों का क्या करता है? आवंटन करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों का पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आर्टिकल 75 के 5 पे एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर वो नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति के बाद क्या होता है? वो संसद सदस्य नहीं रह पाता, यानी वो मंत्री नहीं रह पाएगा। ओके, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुतों को याद नहीं होगा क्योंकि पढ़ते तो है लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास इश्यूज कंप्लीट हो गए, अब हमारे पास है एमसीक्यूज। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया ओके 2023 का आयोजन कब करेगा? क्वेश्चन पूछा है कब करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कब करेगा? मैंने कहा था ना कि पूछ सकता है कि कब करेगा, तो कब करेगा ये? ऑप्शन क्या है? सितंबर 2023। ऑप्शन क्या है? सितंबर 2023। ऑप्शन बी अक्टूबर 2023। ऑप्शन सी नवंबर 2023 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 2023। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा नवंबर 2023। कब? 3 से 5 नवंबर के बीच में करेगा। कहाँ करेगा? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ करेगी? न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थलों को जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है परियोजनाओं को सागरमाला कार्यक्रम के तहत 40 से 45 करोड़ की शुरुआती लागत से विकसित किया जा रहा है। ओके, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट पूछा है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ये पूछा है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थलों का जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। 40 से 45 करोड़ की ये शुरुआती लागत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में डैश निवेश करने की योजना बना रही है। कितना? ऑप्शन ए $12.7 बिलियन, ऑप्शन बी $11.7 बिलियन, ऑप्शन सी $15.7 बिलियन, ऑप्शन डी $19.7 बिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, $12.7 बिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंजुम मौदगिल को साल 2019 का अर्जुन अवार्ड मिला है। ओके,
सही है नहीं, आप लोग बताएं। हॉकी कोच सरपाल सिंह को 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही कूट का चयन करें। तो ऑप्शन 1 अंजू मौदगिल को साल 2019 का अर्जुन अवार्ड मिला है, सही है। केवल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। केवल एक क्यों हो जाएगा केवल एक? क्योंकि हॉकी कोच सरपाल सिंह को 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नहीं, इन्हें 2021 में दिया गया है। ठीक है, 2021 में दिया गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के 3 जहाज डैश के तहत 18 मई 2023 को यांगून पहुंचे। क्या होगा? ऑप्शन ए ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दूत, ऑपरेशन मेघ। विच वन इज द राइट आंसर? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा। ओके, ऑपरेशन करुणा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UNDESA अंडेसा। अंडेसा फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2023 में कितने परसेंट तक बढ़ने की उम्मीद है? 5.8% फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 6.8%, ऑप्शन सी 4.9% एंड ऑप्शन डी 6.5%। विच वन इज द राइट आंसर? 5.8%। 5.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 20 मई 2023 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? ए सिद्धारमैया, बी डीके शिव कुमार, सी मल्लिकार्जुन खड़गे, डी प्रियांक खड़गे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? ए इज द राइट आंसर, सिद्धारमैया। ओके, एंड डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, ध्यान रखिएगा, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है? ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी अर्जुन राम मेघवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है ना। और किरण रिजिजू को क्या दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अश्वनी वैष्णव के पास कौन कौन सा मंत्रालय है बताओ, यहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोग करेंगे। इनके पास 3 मंत्रालय है, इनके पास भी 3 मंत्रालय है, रेलवे भी है, आईटी है और संचार है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा इसे, रेलवे, आईटी एंड संचार। हाँ चलिए, हाँ एमसीक्यूज हमारे फिनिश हो गए। तो अब मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के क्लास में। लेकिन क्लास से जाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स है या कुछ और परिवर्तन चाहते हैं इस चैनल में, या क्वेश्चंस लगता है कि नहीं बायलिंगुअल होना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ओके, तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।